कोशिका शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। यहाँ आप चित्र 7.1 में देख रहे हैं। एक सूक्ष्मदर्शी है जिसके द्वारा कोशिका को देखा गया है। ये रॉबर्ट हुक का सूक्ष्मदर्शी है जिसमें कॉर्क की कोशिका की अनुप्रस्थ काष्ठ का अध्ययन किया गया है जो मधुमक्खी के छत्ते के कोष्ठ के जैसे दिखाई दे रही है। यहाँ पे क में सूक्ष्मदर्शी का चित्र है, ख में काष्ठ का अनुप्रस्थ काष्ठ है और ग में मधुमक्खी के छत्ते का कोष्ठ है जो कोशिका के समान ही दिखाई देता है। कोशिका भी मधुमक्खी के छत्ते के समान ही दिखाई देता है। तो ये जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने 1665 अर्थात 17वीं शताब्दी में एक सरल सूक्ष्मदर्शी बनाया और उससे कॉर्क की पतली काट को देखा सूक्ष्मदर्शी में। तो इसमें छोटे छोटे खाली कोष्ठ दिखाई दिए। जो ये कोष्ठ थे मधुमक्खी के छत्ते के समान आकृति के थे। इस वजह से हुक ने इन कोष्ठों को कोशिका या सेल का नाम दिया। जिस प्रकार मकान छोटी छोटी इकाइयों अर्थात ईंट से मिलकर बना होता है, ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसे इन इकाइयों को ही हम कोशिका कहते हैं। कोशिका के बहुत से आकार या भिन्न भिन्न रूप होते हैं। कुछ जीवों का शरीर केवल एक ही कोशिका का बना होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशिया। इनके जीवन के सभी विभिन्न उपयोगी कार्य या जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका द्वारा संपूर्ण होती है, जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन इत्यादि। ये सारी जैविक क्रियाएं जो हैं एक ही कोशिका में संपन्न होती हैं। जबकि कुछ जीवों का शरीर बहुत से कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें बहुकोशिक जीव कहते हैं। इनमें अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग कोशिका या कोशिका तंत्र या कोशिका समूह होता है। ये समूह में कोशिकाएं बहुकोशिकों की कोशिकाएं समूहों में व्यवस्थित होती हैं। इस प्रकार की कोशिका जैव शरीर की रचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई होती है। जैसे उदाहरण के लिए इंसान, जानवर, बड़े जानवर जो होते हैं, ये सभी बहुकोशिक होते हैं। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव का सबसे अच्छा उदाहरण है, जो स्वतंत्र रूप से जीवित रहता है। परंतु यदि गाल की एक कोशिका या प्याज की एक कोशिका को अलग कर दिया जाए तो वह मर जाती है। यहाँ एक क्रियाकलाप में हम देखते हैं कि रोहिए की पत्ती या मोटी हरी बैंगनी पत्तियों को स्लाइड पर अगर हम रखते हैं और कवर स्लिप मनुष्य के रक्त की स्थायी स्लाइड सूक्ष्मदर्शी लेकर रोहियों की पत्ती के अधर का सतह का पतला छिलका ले लो। इसे स्लाइड पर एक बूंद जल में रखकर कवर स्लिप से ढक दें। अब सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन कीजिए। दूसरी तरफ मनुष्य के रक्त की स्थायी स्लाइड का भी सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन कीजिए। आप देखेंगे कि जो रोहिए की पत्ती की कोशिकाएं हैं और मनुष्य की रक्त की कोशिकाएं हैं, उनकी आकृति व आकार किस प्रकार की है। क्या वह समान है या वो भिन्न है। आपको विभिन्न आकृति और आकार वाली कोशिकाएं दिखाई देंगी। जैसे यहाँ चित्र 7.4 में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं। क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, डायटम, वसा कोशिका, यकृत की कोशिका, तंत्रिका कोशिका, शुक्राणु कोशिका, प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं, आरेखित पेशी तंतु इत्यादि। इन सभी से स्पष्ट होता है कि कोशिकाओं की आकृति और आकार भिन्न भिन्न होती हैं। हम प्रायः कोशिकाओं को बिना किसी युक्ति या सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म होते हैं। परंतु कुछ कोशिकाएं बहुत बड़ी भी होती हैं, जिन्हें हम बिना सूक्ष्मदर्शी के देख सकते हैं। जैसे मुर्गी के अंडे का जो पीला भाग होता है, वह एक स्वतंत्र कोशिका होती है, जिसका आकार बड़ा होता है। कोशिका की संरचना देखते हैं। चित्र 7.5 में आप कोशिका की संरचना देख रहे हैं। यह एक पादप कोशिका है। वहीं 7.5 ख में जंतु कोशिका का चित्र दिखाया गया है। जंतु कोशिका और पादप कोशिकाएं समान भी होती हैं और उनमें कुछ कुछ भिन्नताएं भी होती हैं।
प्रत्येक कोशिकाओं की एक निश्चित संरचना होती है। इनका अध्ययन हम निम्न प्रकार से करेंगे। अगर आप प्याज की झिल्ली को सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो उसमें से आपको पादप कोशिका के बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। सभी कोशिकाएं एक निश्चित संरचना में होती हैं, जिनमें निश्चित रूप से कुछ भाग अवश्य ही होते हैं। जैसे सभी कोशिकाओं के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला, बाह्य कोशिकीय आवरण और जीवद्रव्य। बाह्य कोशिकीय आवरण आप देख रहे हैं, दोनों ही पादप कोशिका में बाह्य कोशिकीय आवरण थोड़ा मोटा है, जबकि जंतु कोशिका में पतला है। बाह्य कोशिकीय आवरण सभी पादप और जंतु कोशिकाओं में जीव द्रव के चारों ओर एक पतली लचीली झिल्ली होती है। इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। यह झिल्ली जीवित व अर्धपारगम्य होती है, जो प्रोटीन व वसा से बनी होती है। यहाँ पादप कोशिका में देख सकते हैं किस प्रकार से कोशिका भित्ति या प्लाज्मा झिल्ली की एक पतली परत बनी हुई है। वहीं जंतु कोशिका में भी प्लाज्मा झिल्ली की बाहरी ऊपरी परत बनी हुई है। प्लाज्मा झिल्ली के निम्नलिखित कार्य होते हैं: कोशिका का आकार बनाए रखना और उनको बनाए रखने में सहायता करना, कोशिका में विभिन्न अणुओं के आने व जाने पर नियंत्रण रखना, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना। पादप कोशिकाओं में जो प्लाज्मा झिल्ली होता है वह बाहर से घेरे हुए एक और आवरण पाया जाता है। मतलब जंतु कोशिका में सिर्फ एक ही बाहरी आवरण होता है, परंतु पादप कोशिका में दोहरा आवरण होता है। अंदर वाला भाग प्लाज्मा झिल्ली कहलाता है, बाहर वाला भाग कोशिका भित्ति कहलाता है। यह सेलुलोज की बनी होती है और दृढ़ एवं निर्जीव रचना होती है, जो कोशिका की बाहरी सीमा का निर्धारण करती है और कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है। दूसरा होता है इसमें जीव द्रव्य। कोशिका के अंदर जितना भी चिपचिपा तरल पदार्थ होता है उसे जीव द्रव्य कहते हैं। सभी जैविक प्रक्रियाएं जो भी कोशिका में होती हैं और कोशिका के विभिन्न अंगों द्वारा होती हैं, वो सब संपन्न करने वाले कोशिका के विभिन्न अंग जीव द्रव्य में पाए जाते हैं, या उन्हें ही कोशिकांग कहते हैं, जो जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। इसलिए हक्सले नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है। जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा जा सकता है: कोशिका द्रव्य और केंद्रक। आप यहाँ दोनों ही जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका है उसमें एक संरचना देख सकते हैं, गोल सी। केंद्र जो है केंद्रक, पादप में भी है केंद्रक, और उसके अंदर होता है कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का वह भाग होता है जो प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच में होता है। इसमें खनिज, लवण, पानी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। चित्र में दोहरी झिल्ली से बनी गोलाकार या छड़ाकार रचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं। इन्हें ही माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये अंगुलियों के समान उभार दिखाई देते हुए होती हैं। ये कोशिका के श्वसन केंद्र हैं, क्योंकि यहाँ भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जागृह या पावर हाउस भी कहते हैं। फिर अंतःप्रद्रवी जालिका। प्लाज्मा झिल्ली व केंद्रक के बीच में शाखित झिल्लीदार अनियमित नालिकाओं का जाल देखा है। इसे अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। इन नलिकाओं में द्रव्य भरा होता है, इसलिए इनके द्वारा विभिन्न पदार्थों का परिवहन होता है। साथ ही ये कोशिका को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती हैं। राइबोसोम। अंतःप्रद्रवी जालिका की झिल्लियों की सतह से सटे हुए या फिर कोशिका द्रव में बिखरे हुए जो कण पाए जाते हैं उन्हें राइबोसोम कहते हैं। ये जो राइबोसोम होते हैं ये प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। गोल्जिकाएं। आपको जंतु कोशिका में तस्तरी नुमा कोश के कई परत दिखाई दे रहे होंगे। ये संरचनाएं गोल्जिकाएं कहलाती हैं। इनका कार्य विभिन्न रासायनिक पदार्थों का स्रावण करना होता है। सेंट्रोसोम। आप जंतु कोशिका के केंद्रक के पास व ऊपर तारे के समान कुछ
संरचनाएं देख रहे होंगे। ये संरचनाएं ही सेंट्रोसोम हैं। इनके मध्य में 2 कण भी पाए जाते हैं जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका के विभाजन में सहायता करता है। सेंट्रोसोम पादप कोशिका में कोशिका के विभाजन के समय ही बनता है और जंतु कोशिका में हमेशा पाया जाता है। लवक पादप कोशिका में बिंब के आकार की ये फीतेनुमा या गोलाकार या अंडाकार रचनाएं कोशिका द्रव में बिखरी हुई रहती हैं। इन्हें ही लवक कहते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोपास्ट, क्रोमोपास्ट और क्लोरोपास्ट। जो ल्यूकोपास्ट होता है वो रंगहीन वर्णक होता है जो खाद्य पदार्थ का संग्रहण करते हैं। क्रोमोप्लास्ट ये रंगीन वर्णक होते हैं जो फूलों फलों में आप विभिन्न प्रकार के रंग देखते हैं, लाल, पीले, बैंगनी इत्यादि। इनका कारण क्रोमोप्लास्ट ही होता है और क्रोमोप्लास्ट परागकण में सहायक होते हैं। क्लोरोप्लास्ट ये हरे वर्णक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही होता है। रिक्तिकाएं पादप कोशिका में 1 या 2 बड़ी, गोल या अंडाकार रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें रिक्तिकाएं कहते हैं। ये एक झिल्ली से घिरी हुई रहती है। इनमें जलीय पदार्थ भरा रहता है, परंतु जंतु कोशिका में ये रिक्तिकाएं छोटी होती हैं। पादप में रिक्तिका देखो, एक बड़ा सा बीच में रिक्तिका दिख रहा है, जबकि जंतु कोशिका में कहीं कहीं छोटी छोटी रिक्तिकाएं नजर आ रही हैं। क्रियाकलाप देखते हैं। आवश्यक सामग्री है तालाब, पोखर या किसी भी जल स्रोत के किनारे जमी हुई काई। स्लाइड और सूक्ष्मदर्शी और जल। यहाँ देखिए चित्र 7.6 में तालाब या पोखर में पाए गए शैवालों के कुछ चित्र हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला और यूलोथ्रिक्स। इसमें जो क्लेमाइडोमोनास है इसमें कसाभिका, संकुचनशील रिक्तिका, केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट इत्यादि को दर्शाया गया है। आप जब तालाब या पोखर के किनारे इन रेशम के हरे धागों के समान तंतुओं को एकत्र करेंगे जो शैवाल होते हैं और इन्हें एक स्लाइड पर 2-3 बूंद पानी डालकर 1-2 तंतु उस पर रखेंगे तथा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप देखेंगे तो आपको कुछ इसी प्रकार के चित्र दिखाई देंगे। इसमें पाए जाने वाले ये जो हरे रंग की संरचनाएं होती हैं ये हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट होता है, जो हमने अभी बताया कि क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पौधों या पत्तियों में हरा रंग आता है और ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन निर्माण में सहायक होती हैं। ये रचनाएं जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। यहाँ सारणी 7.1 में कुछ खाद्य पदार्थों के उदाहरण दिए गए हैं। इनमें आपको बताना है कि ये कौन से रंग के होते हैं और इसमें लवक का प्रकार क्या होता है। आपको पता है लवक 3 प्रकार के हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। जो रंगहीन होगा वो ल्यूकोप्लास्ट होगा, उसमें ल्यूकोप्लास्ट होगा। क्रोमोप्लास्ट जो रंगीन खाद्य पदार्थ होंगे उसमें क्रोमोप्लास्ट होगा और जो हरे होंगे उसमें क्लोरोप्लास्ट। तो इस प्रकार से आप इन्हें अलग अलग कर सकते हैं।